छत्तीसगढ़ की राजधानी में स्थित हाईटेक लाइब्रेरी नालंदा परिसर, जहां पूरे छत्तीसगढ़ के लोग यहां पढ़ने साथ ही साथ अपने सपनों को साकार करने आते हैं। नालंदा परिसर में स्थित लाइब्रेरी यही वो जगह है जहां डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी व अन्य विभागों के अधिकारी बनने का कारखाना है। लोग यहां अपने हौसलों से नए मुकाम हासिल कर लेते हैं तो कोई कहीं अपने सपनों में जलकर खाक हो जाते हैं। आइए जानते हैं नालंदा परिसर की विशेषताएं। रायपुर की हाईटेक नालंदा परिसर लाइब्रेरी में मौजूद है। 50,000 से अधिक किताबें हैं। पढ़ने के लिए उत्तम जगह है। इनमें एमबीबीएस और कई आईटीआई छात्र भी शामिल हैं। पुस्तकालय में 19 दैनिक समाचार पत्र और 34 पत्र पत्रिकाएं आती हैं। लाइब्रेरी की संरचना काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है। इंडोर अध्ययन के लिए बने G+2 टावर को यूथ टावर का नाम दिया गया है। यह कांच का बना है ताकि अंदर के लोग बाहर देख सकें। आइए जानते हैं छात्र किस प्रकार ले सकते हैं सदस्यता। लाइब्रेरी नालंदा परिसर लाइब्रेरी में सदस्यता के लिए बीपीएल छात्राओं से मासिक शुल्क 200 रुपये है और अन्य के लिए 500 रुपये रखा गया है। यहाँ पंजीयन के लिए छात्राओं से 2,500 रुपये की वापसी योग्यता रकम जमा कराया जाता है। अभी 2,500 छात्राओं से सदस्य ले ली है। ये जानते हैं कि किस तरह की तैयारी में जुटे हैं हमारे अभ्यर्थी, हमारे न्यूज़ 18 के संवाददाता भूपेश साहू के साथ। यही वो जगह है नालंदा परिसर, जिसको रायपुर सिटी का हृदय पटल कहा जाता है, जहाँ पर लाल बत्ती नीली बत्ती की हनक पूरे छत्तीसगढ़ में सुनाई देती है। यही वो जगह है जहाँ पर डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी व अन्य विभाग के अधिकारी चयन होकर आते हैं। आइए रूबरू होते हैं एक और हमारे अभ्यर्थी से। आप कितने समय से पीएससी की तैयारी कर रहे हैं? 1.5 सालों से तो निश्चित ही मतलब ये सरकार तो सभी वर्गों के लिए अच्छी काम तो कर ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए ऐसे कुछ नहीं कर रही है। हालांकि देखा जाए तो पिछला बजट में तो शिक्षा पर योगदान तो अच्छा रहा है, लेकिन बात यह है कि उसका खर्च कहाँ किया गया है इसका कुछ पता नहीं है। निश्चित ही मतलब सरकार की बाकी सभी चीज़ें ठीक है, लेकिन जो रोज़गार दिया जाना चाहिए और जो रोज़गार का आंकड़ा है वो आखिर मतलब बेरोज़गारी दर तो सबसे कम वाले राज्यों में है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि हम जैसे तो बेरोज़गार यहाँ बहुत बैठे हैं, तो निश्चित ही जल्द से जल्द इसको पूर्ण किया जाना चाहिए। और जो पिछला पीएससी का जो रिजल्ट रुका हुआ है अभी तक, उसको कहीं ना कहीं जारी किया जाना चाहिए ताकि वो अभ्यर्थी चयनित हुए तो नए अभ्यर्थी को मौका मिलना चाहिए। मतलब सीधे सीधे तौर पे हमारी युवाओं का कहना है कि बजट तो आता है लेकिन उस बजट पे अमल नहीं हो पाता है। यही बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। और 2020 का जो पीएससी है वो अभी 19 सितंबर 2022 को साक्षात्कार होने के बाद अभी भी परिणाम आरक्षण पेज में रुका हुआ है। तो युवाओं का मांग है कि त्वरित कार्यवाही हो और आरक्षण संबंधी जो मामले हैं वो निकलकर परिणाम जारी हो, यही चाहते हैं। तो सीजीपीएससी में अलग अलग विभाग होते हैं। किसी की चाहत डिप्टी कलेक्टर बनने की होती है, किसी की चाहत डीएसपी बनने की, किसी की चाहत तो माइनिंग इंस्पेक्टर बनने की, तो कोई भी राजस्व विभाग में जाना चाहता है, तो किसी का एक पसंदीदा जोन होता है कि मैं इस पद को पाना है। तो उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि आप किस पद को? हाँ, निश्चित ही मैं मतलब डिप्टी कलेक्टर पद ही चाहता हूँ, इसमें समूची क्षेत्र में मुझे काम करने का मौका मिलेगा जो अन्य पदों में कम क्षेत्रों में मौका मिलेगा। ऐसा है। ऐसे तो कहा जाता है युवाओं के लिए बहुत सारे अवसर हैं, फिर भी आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? इसमें ये कि मतलब डायरेक्ट जनता से जुड़े रहोगे आप, मतलब ज़मीन से जुड़े रहोगे, मतलब प्रत्यक्ष रूप से आप काम कर पाओगे। अगर कहीं देखा जाए तो यहाँ अवसरों की विविधता बहुत ज़्यादा है, इस कारण से मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी की ओर आकर्षित हो पाती है। मतलब सीधे सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि प्रशासन से अगर हम जुड़े तो कहीं ना कहीं हम जनता की सेवा ज़मीन से होकर कर सकते हैं। और राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक और घोषणा की है कि बेरोजगारी भत्ता वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से मिलेगा। तो आप इसमें क्या विचार दे सकते हैं कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता एक अहम मुद्दा और वह भी एक संकल्प था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, और कहीं कहीं नहीं युवा वहाँ पर आकर्षित हुए और युवाओं के द्वारा सरकार तो बनाया, लेकिन 4 सालों तक युवाओं को उनका अधिकार दिया गया। तो क्या 1 अप्रैल से जो बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, इससे आप सहमत हो?
नहीं, ये इस चीज़ पे तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर बेरोज़गारी दर कम है हमारे राज्यों में, तो हमको बेरोज़गारी भत्ता देने की ज़रूरत ही क्या है। ये तो हमारे मुंह में लॉलीपॉप दे रहे हैं इस तरह से, मतलब बेरोज़गारी भत्ता दे रहे हैं, और वैसे भी बेरोज़गारी भत्ता दे रहे हैं तो 1000 रुपये में क्या होगा। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि सरकार एक डाटा जो बताते हैं कि 0.5% बेरोजगारी है और पूरे छत्तीसगढ़ के रोजगार कार्यालय में 25 लाख पंजीकृत अभ्यर्थी हैं। तो कहीं ना कहीं डाटा का जो खेल है वो सरकार खेल रही है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले राज्य सरकार ने एक डाटा प्रस्तुत किया जिसमें यह कहा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो बेरोजगारी दर है वो 0.5%। क्या इस रिपोर्ट से आप सहमत हैं? इस साल भी राज्य प्रशासनिक सेवक के लिए लगभग 200 पद के लिए विज्ञापन आए थे और इसमें 2 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। तो कह सकते हैं एक और सरकार दावा करती है कि यहाँ 0.5% बेरोजगारी दर है और यहाँ पर जब अभ्यर्थी परीक्षा का फॉर्म भरते हैं तो लगभग 2 लाख। तो निश्चित ही न कहीं कहीं सरकार अपनी डाटा छुपा रही है।